एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स मेन्यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोगों ने माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 11 टर्म सेकंड का लेक्चर 2 करने से पहले लेक्चर 1 जरूर देखा होगा। और अगर हम बात करें कि अब तक हम क्लास 11th की माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या कर चुके, तो बेटे इससे पहले हमने एक लेक्चर कराए और हमारा टारगेट ये है कि हम 3 लेक्चर में आपके साथ कंप्लीट कर लें पूरी की पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक, सुनने में इम्पॉसिबल लगता है लेकिन है नहीं। ये बिल्कुल वो वाली प्रिपरेशन है जो बच्चे एग्जाम से एक दिन पहले करते हैं। हर चीज़ समराइज वे में, हर चीज़ टू दी पॉइंट, जो एग्जाम ओरिएंटेड है वो ज़रूर करके जानी है और इन क्लासेस में आप वही करेंगे। एग्ज़ाम से एक दिन पहले इन क्लासेस को जितनी बार आप देख पाएँ उतनी बार आप देखें। क्लास के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रैक्टिस करने के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, आप वहाँ से उनकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो वो सारे ही क्वेश्चन बोर्ड के क्वेश्चन हैं, क्योंकि आप लोगों को मालूम होगा कि पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स बोर्ड एग्जाम में आती थी, यानी कि क्लास 12th में आती थी। ठीक, पिछले 2-3 साल से माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ पार्ट ऑफ क्लास 11th इकोनॉमिक्स। तो चलिए बात करते हैं आज की। और आज बेटे हम लेक्चर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का। अगर आप में से किसी ने स्टैट्स के तीनों लेक्चर नहीं देखे तो वो तीनों लेक्चर स्टैट्स के भी देखे, जिसमें हमने कराया स्टैंडर्ड डेविएशन, कोरिलेशन एंड इंडेक्स नंबर। चलिए, तो आज के लेक्चर में हम क्या बात कर रहे हैं बेटे, ध्यान से सुनिएगा। हमारी एक यूनिट है जिसका नाम है प्रोड्यूसर्स बिहेवियर एंड सप्लाई। उसके अंदर 5 चैप्टर हैं, 5 में से 3 चैप्टर हम लोग पिछली क्लास में कर चुके। आज हम करने जा रहे हैं आगे के 2 चैप्टर। नाम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, सप्लाई एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। मैंने आपको बोला था कि हम ये चैप्टर एक प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। पहला चैप्टर आया था प्रोडक्शन फंक्शन, वहां पर प्रोड्यूसर ने गुड्स प्रोड्यूस करा, उसके बाद उसकी कॉस्ट फाइंड आउट करी, उसके बाद उसको मार्केट में बेचा तो क्या जनरेट करा, रेवेन्यू जनरेट करा, कमाई करी उसने कुछ। अब बात करते हैं सप्लाई की, कि कब सप्लाई इंक्रीज करेगा सप्लायर, कब डिक्रीज करेगा, कुछ ऐसी बातें हम यहाँ पर करेंगे। और सप्लाई चेंज जो होती है उसको जब हम मीजर करने की बात करते हैं तो वहां हमारा चैप्टर आएगा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। क्लियर? तो चलिए आते हैं आज की बात पर। अब सबसे पहले हमारे सामने एक टॉपिक है जिसका नाम है सप्लाई। ऑब्वियस सी बात है कि जब हम सप्लाई का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो पता चलना चाहिए सप्लाई क्या है। तो देखिए, सप्लाई रेफर्स टू द डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी। कमोडिटी एक, क्वांटिटी बढ़ती जाएंगी। मान लीजिए एक कमोडिटी है, जैसे सपोज करिए मैंने बोला 1 मार्कर, तो बेटे कमोडिटी तो एक होनी चाहिए और उसकी क्वांटिटी, हाउ मच क्वांटिटी, ठीक, उसकी कितनी क्वांटिटी, दैट अ प्रोड्यूसर, अ सिंगल प्रोड्यूसर और फर्म वुड बी विलिंग टू सेल एट डिफरेंट प्राइसेस। यानी कि यहां पर हम बात कर रहे हैं कि एक प्रोड्यूसर या एक सेलर एक प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी बेचना चाहता है। करेक्ट? तो ये होता है सप्लाई का मीनिंग। इसमें कुछ मेन बातें हैं कि हम यहां पर एक प्रोड्यूसर की बात कर रहे हैं, एक कमोडिटी की बात कर रहे हैं, तभी हम इसको माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे हैं। ठीक है? अगर ये एक से ज्यादा प्रोड्यूसर होता है या एक से ज्यादा क्वांटिटी होती है तो ये मैक्रो लेवल का कॉन्सेप्ट हो जाता। ठीक है? तो चलिए, ये हो गया हमारा सप्लाई का मीनिंग। अब हम इसके अंदर आते हैं बेटे। इसके अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट होता है लॉ ऑफ सप्लाई। सप्लाई का लॉ क्या है? सप्लाई का लॉ ये है कि जो बेटे प्रोड्यूसर होता है, जब आप भी बिजनेस करोगे, जब मैं भी बिजनेस करूंगा, तो हम देखेंगे कि हमें किस चीज में ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, तो हम उसी चीज की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो सप्लायर उसी चीज की सप्लाई बढ़ाता है जिसमें उसको ज्यादा प्रॉफिट होता है। तो देखिए, लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है, स्टेट्स दैट अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम। सर ये क्या होता है अदर थिंग्स? बेटे प्राइस को छोड़कर, प्रोडक्ट के प्राइस को छोड़कर बाकी उसकी हर चीज सेम है। जैसे कि प्रोडक्ट की कॉस्ट वो उतनी ही है जितनी पहले थी। मान लो मैं एक प्रोडक्ट 10 रुपए का बनाता हूं तो वो अब भी 10 का ही बन रहा है। ठीक, तो हर चीज सेम है, टैक्स सेम है, कॉम्पिटिटर्स कोई चेंज नहीं कर रहे, किसी चीज में कोई चेंज नहीं हो रहा। एंड इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी, अगर मैं प्राइस बढ़ा देता हूं, अगर प्राइस बाजार में बढ़ता है
तो क्या होता है, इंक्रीज इन द क्वांटिटी सप्लाइड. इट मीन्स यू कैन से प्राइस ऑफ अ commodity एंड क्वांटिटी सप्लाइड हैज अ डायरेक्ट रिलेशन. अगर प्राइस बढ़ते हैं तो सप्लाई भी बढ़ेगी. इसको बोलते हैं लॉ ऑफ सप्लाई. करेक्ट. अभी मैं और अच्छे से आपको इसका रीजन भी एक्सप्लेन करूंगा कि ऐसा क्यों होता है. करेक्ट. अब जरा नीचे इस डायग्राम को देखिए. पहले प्राइस था 10 रुपीज, क्वांटिटी थी 100 रुपीज. ये था हमारा डायग्राम. करेक्ट. फिर प्राइस इंक्रीज हो गया तो सप्लाई भी इंक्रीज हो गई. प्राइस फिर इंक्रीज हो गया, सप्लाई फिर इंक्रीज हो गई. करेक्ट. अब इसे आप ऐसे समझिए कि हमारी जो कॉस्ट है, किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट मान लेते हैं 2 मिनट के लिए, उसकी कॉस्ट 8 रुपीज है, तो उसका प्राइस था 10 रुपए, हमें 2 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था. तो ठीक है भाई, हम 100 यूनिट बेच रहे थे. अब जैसे ही उसका प्राइस 15 रुपए हुआ तो बेटे वी आर अज्यूमिंग, हम मान कर चल रहे हैं कि जो कॉस्ट है ये रहेगी सेम, विल बी सेम. बेटे अगर कॉस्ट 8 रुपए है और अब 15 रुपए में सेल हो रहा है तो 7 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो वो एकदम से सप्लाई और बढ़ा देगा. फिर कॉस्ट सेम है लेकिन प्राइस 20 रुपए हो गया, अब उसको 12 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, वो और सप्लाई बढ़ा देगा. तो इसीलिए जब प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई भी बढ़ती है. इसी को हम बोलते हैं डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड. करेक्ट. आई होप आपको बात क्लियर हो गई होगी. लॉ ऑफ सप्लाई पूछे तो यही आपको डायग्राम बनाना है. और अगर इसकी अजम्पशंस पूछ ले कि इसके पीछे क्या अजम्पशंस हैं, तो बेटे अजम्पशंस ये हैं कि प्राइस को छोड़कर प्रोडक्ट की कॉस्ट, टेक्नोलॉजी, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, प्राइस, टैक्स, सब्सिडी, एवरीथिंग विल बी सेम. किसी में कोई चेंज नहीं हो रहा, बस किस में चेंज हो रहा है, प्राइस में चेंज हो रहा है और क्वांटिटी सप्लाइड में चेंज हो रहा है. इसी चीज को जो आपके सामने मैंने लॉ ऑफ सप्लाई लिखा है, क्योंकि हमें चीजों को शॉर्ट में करना है. लॉ ऑफ सप्लाई आए तो भी यही लिखना है. और बाई चांस आपके सामने कभी पूछ ले मूवमेंट अलोंग दी सप्लाई कर्व, मूवमेंट क्या होती है, तो इसी चीज को मूवमेंट भी इसी को बोला जाता है, तो भी आपको यही सब लिखना है. क्योंकि देखिए जब प्राइस चेंज होता है, मूवमेंट होता है. मूवमेंट किस वजह से होता है, ड्यू टू चेंज इन प्राइस. प्राइस जब बदलता है तो जो पॉइंट है ये मूव करता रहता है, यहां से यहां पर चला गया, ये पॉइंट यहां से यहां पर चला गया, मूव करता रहता है ऊपर नीचे. जब प्राइस चेंज होते हैं, अगर कोई प्राइस के अलावा कोई और चीज चेंज होती तो ये एक ही लाइन में मूव नहीं करता, ये चेंज हो जाता. तो अगर पेपर में कभी मूवमेंट अलोंग दी सप्लाई कर्व पूछ ले तो आपको यही सब एक्सप्लेन करके आना है. क्लियर. आई होप यहां पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी. अब आगे चलते हैं. रीजन बिहाइंड द लॉ ऑफ सप्लाई, वेरी 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 इंपॉर्टेंट. बेटे रीजन एक ही है कि हम हायर प्रॉफिट की बात करते हैं, कि अगर प्राइस बढ़ता है तो हम मान कर चलते हैं कि हमारा प्रॉफिट भी कैसा हो रहा है, हाई प्रॉफिट होगा, हमें प्रॉफिट भी ज्यादा होगा. जब हम क्या बात कर रहे हैं, प्राइस बढ़ाने की बात कर रहे हैं, हम मानकर चलते हैं कॉस्ट सेम है, कॉस्ट तो उतनी है, लेकिन प्राइस बढ़ गया तो देखो प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गया ना आपका. तो बस जैसे ही हमें लगता है हमारा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहा है तो सप्लायर उसकी सप्लाई बाजार में और ज्यादा बढ़ाने लगता है. ऑल फैक्टर्स लाइक कॉस्ट, टेक्नोलॉजी, मैक्रो फैक्टर्स मतलब जैसे कि इन्फ्लेशन में कोई चेंज नहीं हो रहा, पॉपुलेशन में कोई चेंज नहीं हो रहा, कंट्री की नेशनल इनकम में कोई चेंज नहीं हो रहा, हम मानकर चलते हैं एवरीथिंग इज कांस्टेंट, पूरी दुनिया रुक गई है अपनी जगह, बस क्या चेंज हो रहा है, प्राइस. तो हम मानकर चलते हैं. और बेटे यही इस लॉ की अजम्पशंस हैं. करेक्ट. अगर पेपर में कभी आ जाए अजम्पशन क्या है लॉ ऑफ सप्लाई की, तो ये लिख देना. क्लियर. चलिए आगे आते हैं. अब आते हैं कि चलिए सर आपने मूवमेंट तो बता दिया कि अगर प्राइस चेंज होता है तो मूव करता रहता है सप्लाई का, तो ये बताइए सर कि शिफ्ट कब होगा. अब जरा सामने अपने डायग्राम देखिए बिल्कुल ध्यान से. ये हमारा बीच में जो बना हुआ है, जो ब्लू से बना हुआ है, ये हमारा सप्लाई कर्व है जो हमने बनाया. ये प्राइस, ये क्वांटिटी. आप देख रहे हैं प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रहा, प्राइस अपनी जगह स्टिल है, बिल्कुल अपनी जगह रुका हुआ है. अब एक बात बताओ, अगर टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो जाए, किसी चीज को बनाने की टेक्नोलॉजी बढ़ जाए, तो पहले अगर मैं क्यू क्वांटिटी बना रहा था तो अब मैं ज्यादा क्वांटिटी बनाने लगूंगा पहले से. आप खुद सोच के देख लो, मैं गलत तो नहीं कह रहा.
अगर किसी चीज को बनाने की टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती है तो उसकी प्रोडक्शन भी इंप्रूव होती है। अगला पढ़ते हैं, प्राइस ऑफ द इनपुट डिक्रीज। बेटे जो हम कॉस्ट लगा रहे थे, इनपुट जो लगा रहे थे वो कम हो गया, उसका कॉस्ट कम हो गया। तो देखो कॉस्ट कम हो गया, प्राइस उतना ही है, तो हमारी सप्लाई क्या हो गई, बढ़ा दी। तो हम सप्लाई को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, क्योंकि प्रोडक्ट की कॉस्ट कम होते के साथ ही हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। टैक्स कम हो जाए तो बेटे टैक्स कम होने से भी वही फायदा होता है, टैक्स कम होगा तो हमारे को प्रॉफिट ज्यादा बचेगा, तो हम सप्लाई बढ़ाएंगे। प्राइस ऑफ द अदर गुड्स इंक्रीज्ड, सॉरी इंक्रीज नहीं है, ये डिक्रीज है, डिक्रीज्ड। अगर दूसरे प्रोडक्ट के प्राइस कम हो गए तो बेटे ये बात ध्यान कर रख के चलना कि सप्लाई के चैप्टर में अगर प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो मतलब तुम्हारा प्रॉफिट भी डिक्रीज हो रहा है। तो तुम्हारा प्रॉफिट अगर किसी दूसरे प्रोडक्ट में डिक्रीज हो गया तो तुम वो छोड़ दोगे और ये वाला प्रोडक्ट बनाने लग जाओगे। फॉर एग्जाम्पल मैं दो प्रोडक्ट बना रहा हूं, एक पेंसिल एक पेन। लोगों ने पेंसिल खरीदना छोड़ दिया, पेंसिल में मुझे कुछ ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो मैं क्या करूंगा, और उसकी जगह मार्कर में ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं पेंसिल बनानी छोड़ दूंगा और मार्कर बनाना शुरू कर दूंगा। आई होप आपको मेरी बात क्लियर होगी। अब इसी के रिवर्स होते हैं, डिक्रीज कब होती है सप्लाई, यानी कि लेफ्टवर्ड कब शिफ्ट होती है, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी एब्सोलेट, आपकी जो टेक्नोलॉजी है वो पुरानी हो गई, ठीक, अब आपकी प्रोडक्शन भी कम हो गई, आपकी जो है कॉस्ट बढ़ने लग गई, आपका प्रॉफिट कम हो गया, तो आप सप्लाई कैसी कर दोगे, सप्लाई कर दोगे Q2 पे शिफ्ट, कम हो जाएगी आपकी सप्लाई, यानी कि ये शिफ्ट हो गया लेफ्टवर्ड। करेक्ट, मैंने यहां इसीलिए लिखा है राइट एंड लेफ्ट। सप्लाई कम होती है तो कर्व लेफ्ट जाता है, सप्लाई ज्यादा होती है तो कर्व राइट जाता है, और ये बात रटने की कोई जरूरत नहीं है, ये क्वांटिटी है, अगर क्वांटिटी बढ़ेगी तो आगे ही तो जाएगी, करेक्ट, क्वांटिटी बढ़ेगी तो आगे जाएगी, घटेगी तो पीछे जाएगी, ठीक, तो सप्लाई कर्व भी चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंगली। प्राइस ऑफ इनपुट इंक्रीज, बेटे चीजें महंगी हो गई, जो हमारी कॉस्ट थी बढ़ गई तो प्रॉफिट घट गया, टैक्स बढ़ गया तो प्रॉफिट घट गया, तो हमने अपनी सप्लाई भी घटा दी। प्राइस ऑफ अदर गुड्स इंक्रीज, दूसरे गुड्स का प्राइस बढ़ गया, अब हमें इंसेंटिव लग रहा है दूसरे गुड्स में, हमें लग रहा है भाई दूसरा गुड्स खरीदने का बहुत फायदा है, बनाने का बहुत फायदा है, चलो भाई वो बनाते हैं, क्लियर, तो हम ये प्रोडक्ट बनाना कम कर देंगे। यहां से आपको 101% 2 नंबर का क्वेश्चन नहीं तो 3 नंबर का क्वेश्चन पेपर में 100% मिलेगा बेटे, 99 भी नहीं कह रहा, 100 कह रहा हूं, जरूर मिलेगा आपको। यहाँ इनमें से कोई सा भी एक पॉइंट दे देगा और कहेगा बताओ इसका सप्लाई कर्व पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक, और आपको ड्रॉ करके दिखाना होगा। आगे आते हैं, अब एक होता है बेटे मार्केट सप्लाई। अभी आपने मेरी एक बात पे अगर ध्यान दिया हो तो मैंने बोला था वन प्रोड्यूसर, एक प्रोड्यूसर, उसे तो बोलते हैं बेटे इंडिविजुअल सप्लाई, दूसरा प्रोड्यूसर, और अगर उन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो बन जाती है हमारी मार्केट सप्लाई, यानी कि एक प्रोडक्ट तो एक ही है, लेकिन जो प्रोड्यूसर हैं, प्रोड्यूसर हो गए मैनी। अब ये जितनी जितनी क्वांटिटी बेचते हैं, जैसे आप सपोज करिए एक शुगर मिल है, एक शुगर मिल, सब सारी शुगर मिल शुगर ही बेचती हैं, एक शुगर मिल अगर 100 क्विंटल बेचती है, दूसरी शुगर मिल भी 100 बेचती है, तीसरी भी 100 बेचती है, चौथी भी 100 बेचती है, तो हम ये कह सकते हैं कि शुगर की मार्केट सप्लाई हो गई 400 क्विंटल्स। जब हम एक की बात करते हैं तो मार्केट सप्लाई, सॉरी इंडिविजुअल सप्लाई, और जब एक से ज्यादा की बात करते हैं तो मार्केट सप्लाई। आई होप मेरी बात आपको क्लियर हो रही होगी। तो ये होता है उनका डायग्राम, और देखिए ये जो है मोर जो है फ्लैटर होता है, ये मोर फ्लैटर होता है क्योंकि इसमें ज्यादा क्वांटिटी का इंपैक्ट आया होता है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, अब अगला इसका पार्ट पढ़ते हैं जिसका नाम है प्राइस इलास्टिसिटी। बिल्कुल ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, आपने देखा होगा एक घर में भी आपने देखा होगा एक इलास्टिक होता है, इलास्टिक जिसको स्ट्रेच करते हैं, जो फ्लेक्सिबल होता है, करेक्ट। तो यहां पर हम यही बात कर रहे हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। बेटे लॉ तो हमें ये बताता है, लॉ ऑफ सप्लाई हमें ये बताता है कि अगर प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई भी बढ़ती है, प्राइस कम होता है तो सप्लाई भी कम होती है, लेकिन वो उस चेंज को, वो उस इंक्रीज और डिक्रीज को क्वांटिटी में प्रेजेंट नहीं कर पाते, उसको क्वांटिटी में प्रेजेंट करने का जो काम है वो करती है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, करेक्ट। तो अब हम क्या कर रहे हैं, जो लॉ ऑफ सप्लाई में चेंज हुआ था अब हम उसको परसेंटेज में, उसको एक डिजिट में कन्वर्ट करने की बात करेंगे, ठीक। तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, प्राइस इलास्टिसिटी क्या होती है,
तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज अ मीजर, आप देख पा रहे हैं मीजरमेंट हो रहा है यहां पर, ऑफ द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, कि सप्लाई कितना रिस्पॉन्स दे रही है, सप्लाई कितना बदल रही है चेंज होने की वजह से प्राइस के, कि प्राइस कितना चेंज हुआ, सप्लाई कितनी चेंज हुई, उसका मेजरमेंट कर रहा है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। यहां से आपको 2 से 3 नंबर का एक न्यूमेरिकल जरूर मिलेगा और 2 नंबर का आपको यहां पर डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी का टॉपिक अभी समझाऊंगा, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक, और ऐसा कोई समझा नहीं पाएगा, ये भी मेरी गारंटी है आपको। अब बात आती है इसको हम कैलकुलेट कैसे करें। तो बेटे इसका एक फॉर्मूला, बिल्कुल बच्चों वाला फॉर्मूला आपके सामने स्क्रीन पर है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड ऊपर रखो और परसेंटेज चेंज इन प्राइस नीचे रखो। ठीक, अभी मैं इसका एक एग्जांपल भी आपको करके दिखाता हूं। जैसे सपोज करिए, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं लेनी, आराम से मेरी बात सुननी है। अभी 1 मिनट के लिए आगे चलते हैं हम। मैं यहां पर एक एग्जांपल देता हूं आप लोगों को। इतना आसान क्वेश्चन है ये, मतलब इतनी आसान चीज होती है लेकिन लोग इस पर भी इतना पैनिक करते हैं। सपोज करिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं यहां पर, प्राइस ऑफ अ मार्कर इंक्रीज्ड to ₹15 from ₹10. So its quantity supplied increased to 200 units from 100 units. Calculate इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। बेटे बच्चों वाला क्वेश्चन है, रटने वटने की कोई जरूरत नहीं है। एक बात बताओ मेरे को, ईमानदारी की बात सोच कर, अगर किसी चीज का प्राइस पहले 10 रुपये था, अब 15 रुपये हो गया, उसका प्राइस 5 रुपये बढ़ गया, तो हम उसको ऐसे ही तो बोलेंगे कि भाई पहले 10 था और अब उस पर 5 रुपये बढ़ गया, ऐसे तो लिखा जाएगा, 10 पे 5 बढ़े, यही तो बोलेंगे। तो अगर हम, और दूसरी बात बेटे बचपन से पढ़ते आए हो, किसी भी फ्रैक्शन को, ये एक फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे सर, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। बचपन में जब छोटे बच्चे थे मैम ने सिखाया था ये। तो अगर मैं ये कर दूं तो बेटे ये निकल कर आ गया परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये आ गया 50%। बिल्कुल ठीक बात। अब आते हैं और आगे, क्वांटिटी। सर पहले हम 100 क्वांटिटी बेचते थे, अब हम 200 क्वांटिटी बेच रहे हैं। मैंने कहा अच्छा बेटे इसका मतलब 100 क्वांटिटी पे तुमने 100 क्वांटिटी बढ़ा दी, इसको भी बेटे परसेंटेज में चेंज कर लो। तो आपने बोला 100%, बेटे इसको हमने बोल दिया परसेंटेज इन क्वांटिटी सप्लाइड, करेक्ट। अभी मैंने क्या बोला, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब आप एक बात बताओ, सप्लाई तो चेंज हो रही है 100% से और ये 50 से, डिवाइड कर दिया, हमारा आंसर आ गया 2, इलास्टिसिटी आ गया 2, यानी कि मेरी जो, और आपको भी दिखाई दे रहा है कि जो सप्लाई है वो बहुत ज्यादा रिएक्ट कर रही है, रेस्पॉन्स दे रही है, चेंज हो रही है 2 यूनिट से, मतलब डबल का इंपैक्ट है। आती है बात समझ में, यानी कि हाईली रेस्पॉन्सिव है। हम जरा सा प्राइस चेंज करते हैं, फटाक से क्वांटिटी सप्लाइड चेंज हो जाती है। बेटे ये होता है क्वांटिटी सप्लाइड जो आपके स्क्रीन पे दिखा, सही, इसे कहते हैं इलास्टिसिटी। कुछ कर भी नहीं हम यहाँ पर, क्वांटिटी कितने परसेंट चेंज हुई, प्राइस कितने परसेंट चेंज हुए, या तो आप ये एक्सेप्ट करो कि आपको परसेंटेज नहीं आती निकालनी। अगर परसेंटेज निकालनी आती है तो बेटे इलास्टिसिटी में है ही क्या, फिर कुछ भी नहीं है। अब मेरे को एक और बात बताना, बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल अच्छे से। इलास्टिसिटी का मैंने अभी ये फॉर्मूला लिखा आपके सामने, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। ये बताओ इसको मैंने कैसे कैलकुलेट करा था, यहां पर कैलकुलेट करा था ना, कैसे, क्वांटिटी में कितना चेंज हुआ, ये था क्वांटिटी में कितना चेंज हुआ, डिवाइडेड बाय पहले क्वांटिटी कितनी थी, पहले क्वांटिटी कितनी थी, ठीक, मल्टीप्लाई बाय 100।
इसे मैंने कैसे चेंज करा, प्राइस को कैसे चेंज करा, डेल्टा पी अपॉन पी मल्टीप्लाई बाय 100। 100 तो बाहर आ गया आपका अलग से, सही है। अब एक बात बताओ, ये बचा आपके सामने डेल्टा क्यू अपॉन क्यू डिवाइडेड बाई डेल्टा पी अपॉन पी। ठीक, कभी बचपन में ऐसा किया था कि अगर दो फ्रैक्शन डिवाइड में हो तो क्या करते हैं, देखो ये करते हैं, जब दो फ्रैक्शन डिवाइड में होती हैं तो मैम ने पढ़ाया था बेटा, ये सब बचपन में पढ़ा दी टीचर ने, हम लोग तो बस फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। अब ये सब टीचर ने पढ़ा दिया आपको पहले से, ऐसे ही तो लिखते हैं। और मैम ने ये बोला था कि बेटे बीच में लगा देते हैं मल्टीप्लाई और इसका कर देते हैं रेसिप्रोकल, पी अपॉन डेल्टा पी, करेक्ट, ये आ गया। अब अगर मैं इसे ऐसे लिख लूं तो कोई गलती तो नहीं है, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू, थोड़ा सुंदर बनाने के लिए कि डेल्टा के नीचे डेल्टा आ जाएगा। लो जी, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का दूसरा फॉर्मूला ये रहा, पहला फॉर्मूला ये रहा, यही दोनों फॉर्मूले मैंने यहां पर लिखे हुए हैं, करेक्ट। नीचे आपको एक असाइनमेंट मिलेगा, उसमें इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के बहुत सारे क्वेश्चन है, आंसर के साथ आप उन्हें ट्राई भी कर सकते हैं। ठीक, अब आते हैं डिग्री या काइंड्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पे। डिग्री कितना, कैसा रिस्पॉन्स, डायग्राम में कैसे प्रेजेंट करें, आराम से देखिएगा। डायग्राम नंबर 1, डायग्राम को पढ़ना सीखो, डायग्राम को पढ़ना आ जाएगा तो सब आ जाएगा। बिल्कुल ध्यान से देखो बेटे, एक्स एक्सिस बाय एक्सिस, एक्स एक्सिस पे है आपकी, ब्लैक ले लेता हूं मार्कर आपको और अच्छा दिखाई देगा, एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी है, वाई एक्सिस पर प्राइस। प्राइस पहले यहां था, क्वांटिटी यहां थी। बेटे प्राइस चेंज हुआ इतना, आपको भी दिखाई दे रहा है प्राइस में इतना चेंज है, लेकिन क्वांटिटी जरा सी बड़ी, यानी कि प्राइस तो रिस्पॉन्स दे रहा है, क्वांटिटी चेंज नहीं हो रही, बहुत थोड़ी सी चेंज हो रही है, बहुत थोड़ा सा रिस्पॉन्स दे रही है। तो बेटे ऐसी इलास्टिसिटी को हम बोलते हैं इन इलास्टिक सप्लाई। क्या बोलते हैं, इन इलास्टिक सप्लाई, जब प्राइस ज्यादा रिस्पॉन्स देता है और सप्लाई कम। अगले पे आते हैं, अब आप अपने आप समझ सकते हैं सर इलास्टिक सप्लाई, अच्छा ये ज्यादा रिस्पॉन्स देने वाली सप्लाई है, इसे जरा सा समझाओ समझ जाती है, ज्यादा रिस्पॉन्स देती है, जल्दी समझती है। अब प्राइस तो चेंज हुआ इतना सा और क्वांटिटी चेंज हो गई इतनी सारी, सर हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। इसको बोलते हैं इलास्टिक सप्लाई, दैट इज मोर रेस्पॉन्सिव, ज्यादा रिस्पॉन्स दे रही है। अगला देखते हैं, सर प्राइस भी जितना बढ़ा, अगर 10% से प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी भी इतनी ओबीडियंट है, वो भी बस 10% से बढ़ी, तो ऐसे में बोलते हैं इसको यूनिटरी इलास्टिक, यानी कि 1। यहां पर जो इलास्टिसिटी है वो होती है ग्रेटर देन 1, सॉरी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई 1, यहां पर होती है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई लेस देन 1, करेक्ट। नेक्स्ट पे आते हैं, अब ये देखिए यहां पर क्या हुआ, यहां पर क्वांटिटी जैसी थी वैसी है और प्राइस में कोई चेंज, प्राइस का कोई असर ही नहीं है उसके ऊपर, तो ये है इन इलास्टिक सप्लाई। तो यहां पर होता है इलास्टिसिटी 0, यानी कि देखो प्राइस तुम चाहे इतना रख लो, सप्लाई में नो चेंज, प्राइस में इतना रख लो नो चेंज, प्राइस में इतना रख लो नो चेंज। बड़ा अच्छा एग्जांपल देता हूं, आप एक बात बताओ, अगर मैं किसी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट का, मैंगो फॉर एग्जांपल, मैंगो आ रहा है 10 रुपए का एक, अगर मैं आपसे ये कहूं कि मैं आपको 10 की जगह 100 दूंगा, तो क्या आप मैंगो की सप्लाई बढ़ा दोगे, पेड़ पे अपने आप आम उगा दोगे, कैसे उपजाएंगे हम। एग्रीकल्चर सप्लाई जो होती है इन इलास्टिक होती है, आप उसे चाहकर अपनी मर्जी से नहीं बढ़ा सकते। अगला देखते हैं, अगला है परफेक्टली इलास्टिक, इसका कुछ पता नहीं होता, ये अपने आप ही बदलती रहती है, प्राइस में कोई चेंज नहीं होता, सप्लाई कभी इतनी होती है कभी इतनी होती है कभी इतनी होती है, तो इसको बोलते हैं इलास्टिसिटी इनफाइनाइट। तो इलास्टिसिटी कम से कम 0, मैक्सिमम इनफाइनाइट तक जाती है, इसको हम बोलते हैं डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी। 101%, 2 नंबर का क्वेश्चन आपको यहां से मिलेगा, ठीक है। और एक और हो सकता है कि न्यूमेरिकल और इसके बीच में चॉइस आ जाए, या न्यूमेरिकल 3 नंबर का आ जाए। मेरी बात आपको क्लियर हुई होगी, बहुत ही छोटी सी क्लास, बहुत ही आराम से आपको समझ में भी आई होगी। आई होप आपको यहाँ तक की क्लासेस क्लियर हुई होंगी। आज हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास थी, अगर आपको अच्छी लगी हो क्लास, और हाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात,
जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है वो चैनल को करें सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसी ही बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस, बहुत अच्छी अच्छी क्लासेस जो आपको हेल्प करेंगी, आपको हेल्प पहुंचाएंगी, और इसलिए आपको उनकी नोटिफिकेशन मिलना बहुत ज़रूरी है कि बच्चों का नुकसान ना हो। अभी नहीं, इस क्लास के लिए नहीं, आगे वाली क्लास के लिए भी, आप 11th में हैं तो 12th के लिए भी, कोई बच्चा वैसे ही देख रहा है तो उसे आगे भी नॉलेज मिलती रहेगी। ठीक है, कुछ सीनियर्स भी देखते हैं तो उनको भी नॉलेज मिलेगी। तो सभी लोग नॉलेज के लिए ही देखते हैं, हम भी देखते हैं, दूसरे लोग भी देखते हैं, तो सबको नॉलेज गेन करनी चाहिए, अच्छा है, कुछ नया सीखना चाहिए। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में अगले चैप्टर के साथ। हमने यहाँ पर अपनी एक यूनिट कंप्लीट कर ली, 5 चैप्टर हमने कंप्लीट करे 2 क्लासेस में। मैंने पूरी हाइलाइट्स आपको दी हैं, और आप एक काम कर लीजिएगा, पेपर देकर आइएगा और पेपर में से मुझे बताइएगा कि जो जो चीज़ें मैंने समझाई उससे बाहर कुछ आया या नहीं। कमेंट करके बताइएगा जब भी आपका एग्जाम हो। दूसरी बात, अपने डिस्क्रिप्शन में चेक करते रहिए। डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ ना कुछ, कई बार होता है मैं डिस्क्रिप्शन में अपलोड तो कर देता हूँ डॉक्यूमेंट, आपको बताना भूल जाता हूँ, तो डिस्क्रिप्शन में चेक करते रहिए कि कोई आपके मतलब का कोई क्वेश्चन बैंक, कोई वर्कशीट, कोई वहाँ पर आपको मिल जाए तो प्लीज़ आप उसको करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस।